नमस्कार दोस्तों राजनीति विज्ञान में आज हमारा टॉपिक रहेगा संसद, पार्लियामेंट। संसद से रिलेटेड आज की इस क्लास के अंदर हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है? कौन से संविधान संशोधन विधेयक पर है जो राष्ट्रपति है जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता है? दोस्तों साधारण विधेयक पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? इनमें से कौन है जो बैठक है उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष है जो भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष है, राज्यसभा उपाध्यक्ष है या लोकसभा अध्यक्ष है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का कौन सा प्रकार नहीं लाया जाता है? दोस्तों इनमें से कटौती प्रस्ताव है उनका कौन सा प्रकार नहीं लाया जाता है? यहां पे कटौती के कौन कौन से प्रकार दिए गए हैं? वित्तीय कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती, नीतिगत कटौती। इनमें से वित्तीय कटौती का प्रकार है दोस्तों उसका प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी विशेष निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार अनुदान की मांग रखी है जो कि सामान्य वर्ष के खर्च के अतिरिक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मांग रखती है दोस्तों यहां पे तो मांग रखती है निश्चित उद्देश्य के लिए अगर सरकार अनुदान की मांग रखती है जो सामान्य वर्ष के जो खर्च है उनके अतिरिक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अपवाद अनुदान। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, अपवाद अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार की वित्तीय मांग में अचानक वृद्धि हो जाए और उस खर्च का विवरण भी देना सरकार के लिए संभव नहीं हो तो इसे लोकसभा में किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों जो सरकार की वित्तीय मांग है उसमें एकदम से वृद्धि हो जाती है और उस खर्च का जो विवरण है वो सरकार के लिए संभव नहीं होता है विवरण देना, तो लोकसभा में किस रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों प्रत्यय अनुदान के रूप में। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधायी नियंत्रण को कौन सा उपबंध भारतीय संसद की देन है? विधायी नियंत्रण का कौन सा उपबंध है जो भारतीय संसद की देन माना जाता है? शून्यकाल को। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा के अंदर वर्तमान में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों कितने सदस्य? 550 सदस्य। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, निर्वाचित सदस्यों की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किन दो राज्यों की राज्यसभा सीटें समान है? जो राज्यों से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं तो कौन से दो राज्य हैं जिनकी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो समान है? दोस्तों कौन से दो राज्य हैं? राजस्थान और ओडिशा की। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान के समान राज्यसभा सीटें किस राज्य की है? ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किन दो राज्यों की लोकसभा सीटें समान है? जो लोकसभा की सीटें हैं वो कौन से दो राज्यों की समान है? दोस्तों कौन से राज्य हैं? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? संसद में जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? यूके पार्लियामेंट से। डी ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी लोकसभा की अवधि समय के पश्चात विघटित होने वाली लोकसभा अवधि थी? कौन सी लोकसभा है जिसकी समय की जो अवधि थी वो समय के पश्चात विघटित होने वाली लोकसभा अवधि थी? दोस्तों 5वीं लोकसभा की। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धन विधेयक के मामलों में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? जो धन विधेयक है उसके मामलों में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों अनुच्छेद 109
आर्टिकल 109 के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार है वो देता है दोस्तों? आर्टिकल 87 दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 87 दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 112 सरकार के खर्च और करों की प्राप्ति संबंध में कौन से संबंध का प्रयोग किया गया है? कौन से शब्द का? जो अनुच्छेद 112 है उसके अंदर सरकार के खर्च हैं और करों की जो प्राप्ति का संबंध है उनके संबंध में कौन से शब्द का प्रयोग है जो अनुच्छेद 112 में किया गया है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण का। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे पहले 1919 के अधिनियम के तहत वर्ष 1923 में संपन्न चुनाव में भारत के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? विठल भाई पटेल। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। सामयिक अध्यक्ष है वो नियुक्त कौन करता है लोकसभा किसी सदस्य को दोस्तों? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामयिक अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सामयिक अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां कौन सी है जो सभापति के पास नहीं है? यहां पे आपको दी गई है इनमें से लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती है जो सभापति के पास नहीं होती है। कौन कौन सी है? देखिए, अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। यह शक्ति है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। यह भी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति होती है दोस्तों। और दोनों ही शक्तियां हैं जो सभापति के पास नहीं होती है दोस्तों। तो यहां पे 1 नंबर और 2 नंबर शक्तियां हैं। तो ऑप्शनों में चलते हैं तो आपका सी ऑप्शन 2 व 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपसभापति अपना पद निम्न किन कारणों से छोड़ता है? उपसभापति है जो किन कारणों से अपना पद है वो छोड़ सकता है दोस्तों? देखिए, राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने पर छोड़ सकता है। वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे तो छोड़ सकता है। यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए तो उसको पद छोड़ना पड़ता है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन से पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। यह जो प्रस्ताव है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यहां पे आप देखें तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आ रहा है। चौथा है सभापति के वेतन और भत्ते संसद ही तय करती है। तो यहां पर उपसभापति के बारे में 1, 2 और 3 जो कथन है ये तीनों कारण है जिनके कारण उपसभापति अपना पद है वो छोड़ सकता है। तो सही रहेगा 1, 2 और 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है दोस्तों। विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब मिली? जो विपक्ष का नेता होता है उसको पहली बार मान्यता है वो कब मिली थी? 1965 के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? शैडो कैबिनेट और छाया मंत्रिमंडल। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल एक ही नाम है दोस्तों। ए और सी दोनों नाम से एक अनोखी संस्था है जिसको ब्रिटिश राजनीति जो व्यवस्था है उसमें उसको शैडो कैबिनेट, हिंदी रूप छाया मंत्रिमंडल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में बात हो रही है यहां पे? संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। देखते हैं। संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही बात है दोस्तों। कोई भी जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। यह भी सही है दोस्तों। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है।
विधेयक को राष्ट्रपति न तो अपने पास रख सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह भी सही है। तो यहां पे सभी सही है दोस्तों, तीनों के तीनों है जो सही कथन है। डी ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों के परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं हो अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से वे कौन से विषय हैं दोस्तों? कौन कौन से विषय हैं इनमें से? तो देखिए, राज्यों का संसद के प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की कोई सूची, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये सभी विषय हैं जिनको जो आधे राज्य हैं अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसमें परिवर्तन उससे पहले किया जाता है तो आधे राज्यों का इसमें समर्थन चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है? कौन से विषय में दोस्तों? राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके क्षेत्र में बदलाव, इनमें परिवर्तन कर सकती है साधारण बहुमत से दोस्तों। राज्य विधान परिषद का निर्माण एवं उसकी समाप्ति पर साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है संसद। अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, इनमें भी साधारण बहुमत से संसद चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो सभी इन तीनों क्षेत्रों के अंदर भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में सही है? कौन सा कथन है मित्रों जो यहां पे सही है? संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया का प्रयोग कर संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। सही कथन है ये। संसद संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के आधारित लक्षण में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह भी सही है दोस्तों। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। यह भी सही है। सभी कथन यहां पे क्या है? सही कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों हमारा, किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इस संदर्भ में निम्न परिणामों में से कौन सा सही है? तो यहां पे सही की बात की जा रही है। तो विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। 120 सदस्यों में से 75 सदस्यों ने जो विधेयक है उसके पक्ष में मतदान किया है, तो उस विधेयक को घोषित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, युवा संसद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही पर विचार कीजिए। युवा संसद योजना के बारे में यहां पे बात हो रही है। यह चौथे अखिल भारतीय वीप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई सही कथन है। इसे बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण देता है। यह भी है। दोनों के दोनों कथन यहां पे युवा संसद योजना के बारे में सही है। तो सही रहेगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है दोस्तों? देखिए, पहला है पुनः स्थापन, सैद्धांतिक चर्चा, खंडस विचारण, प्रमाणीकरण और सहमति। ऑप्शन ए ही यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। चलते हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक कर रख सकता है। गलत कथन है ये। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। गलत कथन है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गलत कथन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही कोई कथन नहीं है यहां पे दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम रोक कर रख सकता है। कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है दोस्तों? 6 माह तक। जबकि लास्ट प्रश्न में हमने देखा था कि वहां पर एक सदन से पास को 1 वर्ष तक बताया गया था, जो गलत था दोस्तों। 6 माह तक अधिकतम रोक सकता है दूसरा सदन किसी भी विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। किंतु दोनों सदनों द्वारा विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है दोस्तों? ऑप्शन बी वाला, विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति कोई भी विधेयक हो उसको एक बार वापस लौटा सकता है, दूसरी बार अगर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सही कथन है दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। यह भी सही कथन है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यह भी सही है। राष्ट्रपति अगर धन विधेयक की बात हो तो वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है दोस्तों। और डी ऑप्शन है आपका, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, कभी नहीं। तो यह धन विधेयक के बारे में डी ऑप्शन वाला आपके गलत कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा? कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो यह कहता है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 110 का भाग 3 दोस्तों, आर्टिकल 110 का भाग 3 दोस्तों यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है? अनुच्छेद 109 के भाग 1 में, आर्टिकल 109 के भाग 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अनुच्छेद में उपबंध है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है दोस्तों। अनुच्छेद 109 के भाग 2 में, आर्टिकल 109 के भाग 2 के अंदर यह लिखा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अनुच्छेद में उपबंध है कि उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 109(5) के अंतर्गत, आर्टिकल 109(5) के अंतर्गत यह लिखा गया है मित्रों कि अगर राज्यसभा है जो विधेयक है उसको 14 दिन के अंदर वापस नहीं लौटाती है, उस पर सहमति नहीं देती है, तो वो अपने आप ही लोकसभा के समान पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है दोस्तों? कौन सा विषय जो इस परिभाषा में शामिल नहीं है? किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन व विनिमय, यह इस परिभाषा में सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय, यह भी धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, यह भी धन विधेयक में शामिल है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, यह धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा
और उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह कहा गया है आर्टिकल 110 के भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही नहीं है वो बताइए। देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सही कथन है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, नहीं। वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया, यह भी सही है। यहां पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन है जो सही नहीं है, बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। वित्त विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? यहां पे सी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है राष्ट्रपति, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन यहां पे सही नहीं है दोस्तों। बात वित्त विधेयक की है तो लोकसभा को वापस भेजा जा सकता है। सी ऑप्शन यहां पे क्या है? गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो बताइए दोस्तों। पहला है, संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। संसद और राज्य के विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा सही है यहां पे दोस्तों? ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।